हेलो स्टूडेंट, आज हम ओम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ओम्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, हम पहले दो बीकर लेते हैं, बीकर ए और बीकर बी। ठीक है, और दोनों को एक पाइप के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, एक बीकर से दूसरे बीकर में पानी को फ्लो करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बीकर की हाइट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम बीकर बी की हाइट बढ़ाते हैं तो जो पानी का फ्लो है वो बी से ए की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्यों हो रहा है, हाइट डिफरेंस के कारण। हाइट डिफरेंस की वजह से जो वाटर फ्लो है वो बीकर बी से बीकर ए की ओर होता है। ठीक है, यानी इससे हम एक बात समझ गए कि जैसे हाइट बढ़ाएंगे हम तो जो वाटर फ्लो है वो वाटर फ्लो की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम बीकर की हाइट थोड़ा और बढ़ा देंगे, जो वाटर फ्लो है वो तेजी से बीकर ए की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी जो वाटर फ्लो की स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी हम एक और केस देखते हैं या फैक्टर देखते हैं जिसके कारण वेक्टर फ्लो की वाटर फ्लो की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। सेकंड फैक्टर हम देखते हैं थिकनेस। ठीक है, क्या होगा अगर हम थिकनेस जो है उसको कम कर दें, क्या बीकर बी से बीकर ए तक जो वाटर फ्लो की स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि जो बीकर की थिकनेस है उसके कम होने के साथ जो वाटर फ्लो की स्पीड है वो बढ़ जाती है। अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो वाटर फ्लो की स्पीड जो वो कम होती है। आपने कई बार घरों में भी देखा होगा कि जब आप गार्डन वगैरह में पाइप के साथ पानी देते हैं अपने फूलों को, क्यारियों को, और जब आप अपनी उंगली से थोड़ा सा पाइप को दबा दें साइड से आगे से तो उसका एकदम प्रेशर बनता है। ठीक है, जो वाटर फ्लो की स्पीड है वो बढ़ जाती है ना। तो यानी जब एक चीज के बढ़ने के साथ दूसरी चीज भी बढ़ती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जब एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ती है तो उसको बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जब हमारी जो बीकर है उनकी हाइट को हम बढ़ा रहे हैं तो वाटर फ्लो की स्पीड जो वो इंक्रीज हो रही है, और जब थिकनेस को हम कम करते हैं तो वाटर फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है, और अगर थिकनेस को हम बढ़ाते हैं तो वाटर फ्लो की स्पीड जो वो कम हो जाती है। इसीलिए जो वाटर फ्लो की स्पीड है थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब हम इन दोनों फैक्टर्स को मिलाएंगे तब हो जाएगा F इज इक्वल टू एच ओवर टी। ठीक है, F यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर है, H जो है हमारा हाइट डिफरेंस, और T है हमारी थिकनेस। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आप ओम्स लॉ को भी बड़ी इजीली समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से देख लो स्टूडेंट, ये जो वाटर फ्लो की स्पीड है हाइट के साथ इंक्रीज हो जाएगी, और थिकनेस के कम होने से बढ़ जाएगी, और थिकनेस के ज्यादा होने से कम हो जाएगी। ठीक है, अभी हम ओम्स लॉ की ओर चलते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा सर्किट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को बताया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ओके, सो यहाँ पे जो F है वो I के बराबर है, और I हमारे पास होता है V डिवाइडेड बाई R। ठीक है, सो V यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम H यानी हाइट, और R जो है यहाँ पे हम लेंगे थिकनेस। ठीक है, सो इसका सिंपली मतलब है ओम्स लॉ में करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडिंग बाई रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा वोल्टेज हम बढ़ाएंगे करंट भी उतनी तेजी से फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा हम बढ़ाएंगे करंट उतना कम फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस को हम कम करेंगे तो जो करंट है वो ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, सो इसका मतलब है करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो यहाँ पे ये सर्किट है। ठीक है,
इस सर्किट में क्या हो रहा है, हम वोल्टेज डिफरेंस को अगर बढ़ाते चलेंगे तो जो करंट फ्लो है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें तो करंट फ्लो जो वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो मोर द पोटेंशियल डिफरेंस मींस मोर करंट फ्लो एंड मोर द रेजिस्टेंस मींस लेसर द करंट फ्लो। सो अभी आपने देखा ओम्स लॉ में I इज इक्वल टू वी डिवाइडिंग बाई आर होता है, ठीक है। और जहां करंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है। अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा हमें कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। अगर उनको ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी जो रीडिंग है उसमें भी फर्क पड़ता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना कम जो है वो करंट फ्लो करता है, ठीक है। सो ओम्स लॉ को आगे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके लिए हमें एक नाइक्रोम वायर की जरूरत होगी, एक अमीटर, एक वोल्ट मीटर, और हम 3 सेल ले लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल, जिनकी रेंज 1 से 1.5 वोल्ट तक रहेगी। ये एक सर्किट है जिसमें सबसे पहले हम एक सेल कंसीडर करते हैं, और ये है हमारे पास नाइक्रोम वायर जो कि रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। ये अमीटर है, और ये है वोल्ट मीटर, और ये हमारे पास है प्लग की, ठीक है। सबसे पहले हम इस प्लग की को क्लोज करेंगे और अमीटर और वोल्ट मीटर में रीडिंग को नोट करेंगे, ठीक है। अमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है यहाँ पे, और जो वोल्ट मीटर है वो यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं जहाँ पे एक सेल है हमारे पास, और ये अमीटर है और ये वोल्ट मीटर है, इनकी रीडिंग को हमें नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब रीडिंग को नोट करते हैं तो मान लीजिए ये 1 सेल है और करंट यहाँ पे I1 है, और जो वोल्टेज डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, ठीक है। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, सेल 2 बना लेते हैं, यहाँ पे 2 सेल ले लेते हैं, ठीक है। उनकी रीडिंग करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इसको I2 और V2 है, ठीक है। और इस केस को एक बार फिर से हम दोहराते हैं जहाँ पे हम 3 सेल लेते हैं, ठीक है। और उनमें जो करंट है उसको I3 मेंशन करेंगे और यहाँ पे V3 मेंशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे सेल्स की संख्या बढ़ रही है वैसे ही करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पता लगाते हैं कि क्या ये जो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सेम रेशियो से बढ़ रहे हैं या इनके रेशियो में कोई डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करेंगे V ओवर I, ठीक है। जब आप यहाँ पे सारी जगह V ओवर I रेशो को कैलकुलेट करेंगे तब आप देखेंगे कि ये अप्रोक्सीमेट सारी वैल्यूज जो वो बराबर ही आएंगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यही है आपका ओम्स लॉ, जिसको जर्मन फिजिशियन जिसका नाम था जॉर्ज सीमन ओम, उसने इसको 1827 में खोजा था, ठीक है। सो यही है आपका ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इसमें हम अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। सो अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, सो V ओवर I होगा हमारे पास कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कुछ और नहीं बल्कि रेजिस्टेंस है। तो आप बता सकते हो रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कंडक्टर उसमें फ्लो होने वाले चार्ज को कम करता है, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसकी SI यूनिट होती क्या है, ठीक है। सो V ओवर I इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वोल्टेज की जो SI यूनिट है वो है वोल्ट, और करंट की SI यूनिट है एम्पियर। उसी तरह से रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो ओम होती है और उसको ग्रीक लेटर
इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगी, ठीक है। सो इतना कुछ देखने के बाद हम बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन पे आते हैं ओम्स की। For any circuit, the electric current is directly proportional to the voltage and is inversely proportional to the resistance. ठीक है, जैसे मैंने तुम लोग को शुरू में एक एग्जांपल बताया था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वाटर फ्लो इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे थिकनेस कम होगी वाटर फ्लो है तब भी बढ़ेगा। बट अगर थिकनेस बढ़ाती चलेंगे हम तो वाटर फ्लो की स्पीड जो वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तब जो करंट फ्लो है वो ज्यादा होता है, और अगर उसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दें तो जो करंट फ्लो है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो वोल्टेज करंट जो है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम ओम्स लॉ और उसकी इक्वेशंस को देखते हैं जो कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी काफी इजी है, ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ओम्स लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में उसको मतलब शो करना, जैसे V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी हमने देखा था यहाँ पे। तो हम सिंपली देखते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। यहाँ पे V है वोल्टेज, I है करंट और R है हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक बात और भी है, ये जो ओम्स लॉ की मतलब इसकी स्पेशलिटी है, अगर हमें इन तीनों क्वांटिटीज में से अगर कोई भी चीज हमें मालूम हो तो हम थर्ड जो बच जाती है वैल्यू उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इन तीनों में से कोई दो वैल्यू मालूम हो तब, ठीक है। सो V इज इक्वल टू आई आर होता है, इसलिए I इज इक्वल टू V डिवाइडिंग बाई R होगा, और जो R है वो V डिवाइडिंग बाई I होगा। बस बच्चों इतना ही है ओम्स लॉ, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को मतलब कमेंट कर देना, आई विल शॉर्ट आउट।